नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। दोस्तों, बात करेंगे यहाँ पर डीएड स्पेशल एजुकेशन फर्स्ट ईयर के जो भी हमारे छात्र हैं, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी के जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनकी, और ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं। तो दोस्तों, जितने भी प्रश्न आपको यहाँ पर बताए जाएंगे देन उनका उत्तर भी बताया जाएगा, और भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और पुरानी भी हमारी बहुत सारी वीडियोस अपलोड की गई हैं जिनको आप देख सकते हैं। ये वीडियो खास करके जो हमारे सप्लीमेंट्री के स्टूडेंट हैं, सप्लीमेंट्री के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, और जिनका फर्स्ट ईयर का पेपर कह सकते हैं कि मई जून में होगा, जो हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं रेगुलर, तो भैया उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो बात करते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और कह रहा है कम दृष्टि वाले व्यक्तियों की कठिनाइयों पर चर्चा कीजिए। कम दृष्टि यानी कि बात कर रहा है भैया लो विज़न की। और जब भी भैया बात करें लो विज़न की तो हम लोग ध्यान देते हैं ये कि जब लो विज़न की बात करते हैं तो कहते हैं सर व्यक्ति को हो सकता है कम दिखाई दे रहा हो, इसलिए व्यक्ति अपनी जो जीवन शैली है उसको बेहतर ना कर पा रहा हो, जो उसके अंदर पॉजिटिविटी आनी चाहिए वो ना आ पा रही हो। तो इस प्रकार से ही हम लोग सोचते हैं। तो कह रहा है कि कौन कौन सी कठिनाइयाँ हमारे कम दृष्टि वाले बच्चों के साथ में देखने को मिलती हैं। तो अगर हम कम दृष्टि वाले बच्चों के साथ में बात करें या व्यक्तियों के साथ में बात करें तो शिक्षा और प्रशिक्षण, इसमें भैया कमी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि भैया उन्हें कम दिखाई दे रहा है, इसकी उपलब्धता कम है, इसके लिए शिक्षा के संसाधनों की कमी, जो भी शिक्षक हैं, जो भी कह सकते हैं कि बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं उनको सही से ना दिखना, उसके लिए उपकरणों की कमी, सहायक उपकरणों की कमी, शिक्षकों का अभाव, तो ये सारी चीज़ें जो हैं देखने को मिलती हैं। दूसरा क्या है? रोजगार। रोजगार में क्या होता है, कई बार ये देखने को मिलता है कि व्यक्तियों को उचित रोजगार की प्राप्ति की कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें देखने में कठिनाई है, और देखने में अगर कठिनाई है, कुछ ऐसे चीज़ें हैं, कुछ ऐसे रोज़गार हैं जहाँ पर विज़न बिल्कुल बेहतर चाहिए होती है, तो भैया वहाँ पर क्या होता है कि देखने में कठिनाई होती है, और तो क्या होगा कि भैया रोज़गार प्राप्त करने में भी व्यक्तियों को कठिनाइयाँ आएंगी। उन्हें नौकरी में अनुकूलता, उपकरणों की कमी और अधिकारों की प्राप्ति की स्थिति के मामले में जीवन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कोई भी ऐसी नौकरी, उसमें एडेप्टेशन अनुकूलन के साथ में उपकरणों की कमी और जो भी उनके अधिकार हैं इसका उन्हें सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ आपका है सामाजिक संबंध। कई बार देखने को मिलता है कि समाज के द्वारा उन्हें स्वीकार नहीं किया जाता। कहते हैं अरे ये तो कम देख पा रहा है, इसको कम दिखाई देता है, इससे हम क्या करते हैं कि ये कार्य नहीं करवाते हैं। हो सकता है इस कार्य को ना कर पाए, गिरा दे इस चीज़ को, या कुछ भी हम जो भी कार्य कराना चाह रहे हो ना कर पाए, तो वहाँ पर भी असहायता का अनुभव उन्हें देखने को मिलता है। जो भी सामाजिक संबंध हैं वो थोड़े से डिस्टर्ब रहते हैं। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में कमी। व्यक्ति भी ये सोचता है शायद मैं इस काम को ना कर पाऊँ, तो धीरे धीरे क्या होता है, व्यक्ति का आत्मविश्वास कम होने लगता है, और आत्मविश्वास कम होगा तो आत्मसम्मान भी कम होगा। अक्सर स्वीकृति और समानता के बारे में लोगों के विचार के साथ में संघर्ष करना पड़ता है। इन समस्याओं का सामना करते हुए समाज और सरकार को इन व्यक्तियों के लिए संगठित समर्थन प्राप्त करना चाहिए, और उचित शिक्षा, प्रशिक्षण और सामाजिक समर्थन के माध्यम से इन व्यक्तियों को समाज में सकारात्मक सदस्य के रूप में उभारा जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है। तो दोस्तों,
पहला प्रश्न आपको अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन। 15K का परिवार वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है आपका, क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियों को परिभाषित कीजिए। क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियाँ, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इनको परिभाषित करने की बात की गई है। तो कह रहा है कि यह विभिन्न जो ये स्थितियां हैं विभिन्न न्यूरोलॉजिकल विकारों या बीमारियों का एक समूह हो सकता है। जो हमारी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, विकार होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका ऑटिज़म, तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। जो व्यक्तियों के संवेदनशीलता और जो सामाजिक क्षमता है, शिक्षात्मक जो क्षमता है, सामाजिक इंटरैक्शन है, इसमें असमर्थता का कारण बनता है। व्यक्ति संवेदनशील नहीं होगा, उसके पास सामाजिक क्षमता जो होगी कम होगी, व्यक्ति कम शिक्षित होगा और सामाजिक इंटरैक्शन यानी कि समाज में लोगों से मेलजोल नहीं कर पाएगा। ऐसी असमर्थता का कारण कौन बनता है? हमारा क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियाँ, जिससे विद्यालय और समाज में शिक्षा और सहज सामूहिकता की चुनौतियां बढ़ सकती हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया ASD, ये भी एक आपका क्या है, तो आप कहोगे सर ये भी आपका एक न्यूरोलॉजिकल विकार है। जब आप लोग ASD पढ़ते हो तो क्या कहते हो बताइए? अभी ASD के बारे में भी मैं आपको यहीं पर बताऊंगा। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग स्वलीनता बोलते हैं। चलिए बताते हैं अभी आपको ASD के बारे में, यहाँ पर हम पूरा आपको बता देंगे। अभी आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। ASD एक विकार है जिसमें संवेदनशीलता, सामाजिक अनुप्रयोग, बोलचाल जो कौशल है, बोलचाल जो कौशल है और अन्य क्षमताओं की कमी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ADHD में भी आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। यहाँ पर बच्चे में जो आवेग होंगे इसकी स्थिति बहुत ही अधिक होगी, बच्चा ध्यान आकर्षित नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ें हमें ADHD में देखने को मिलती हैं। डिसलेक्सिया आप सभी को पता है कि एक प्रकार का क्या होता है, पठन विकार होता है। लेखन कौशल में कमी देखने को मिलती है। डिस्प्रेक्सिया में भी कल्पना और उत्पत्ति जो हस्तक्षेप होता है उसकी कमी देखने को मिलती है। इसी प्रकार से स्पीच और भाषा विकार, इसमें भी जो बोलचाल कौशल है, भाषा विकास की समझ और संभाषण की क्षमता में कमी देखने को मिलती है। डाउन सिंड्रोम में भी आपको क्या देखने को मिलता है, शारीरिक और मानसिक विकार में निर्दिष्ट प्रकार की कमी देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलती हैं क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 3, और इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे अपना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम क्या कहेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रारंभिक हस्तक्षेप। देखिए, एक आपका प्रारंभिक पहचान और प्रारंभिक हस्तक्षेप दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। तो बात कर लेते हैं प्रारंभिक हस्तक्षेप की। तो हम कहेंगे स्पेशल एजुकेशन में प्रारंभिक हस्तक्षेप क्या है, तो कहेंगे प्रारंभिक हस्तक्षेप एक बच्चे को मौलिक सहायता प्रदान करना। इसका उद्देश्य छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें शिक्षा मिलना, उन्हें अधिकार दिया जाना और उन्हें भैया जो कमियां उनमें हैं प्रारंभिक हस्तक्षेप के द्वारा उन्हें दूर किया जाना। हमने पहचान लिया पहले कि बच्चे में ये कमी है, बच्चे में डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, बच्चा ऑटिज़म है, बच्चा श्रवण बाधित है, बच्चा दृष्टि बाधित है। देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसमें हस्तक्षेप करेंगे। और हस्तक्षेप की सेवाएं जब बच्चे को देंगे
तो उसके अंतर्गत वे सभी सेवाएं जो उसकी इन सभी कमियों को दूर कर सके। इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है। हस्तक्षेप की कुछ सेवाएं परीक्षण और मूल्यांकन, इसको हम लोग कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि सबसे पहले बच्चे का क्या किया जाएगा, पहचान की जाएगी, परीक्षण किया जाएगा, यानी कि विशेष शिक्षा की आवश्यकताओं को पहचानने के लिए मौलिक जांच और मूल्यांकन की प्रक्रिया की जाएगी, ताकि उनकी आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार उन्हें हम सहायता दे सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद में जो भी इंटरवेंशन किया जाएगा, जो भी हस्तक्षेप किया जाएगा, उसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, योजना बनाएंगे, योजनाबद्ध तरीके से हम उसको सहायता देंगे। तो इसके अंतर्गत हम लोग कह सकते हैं कि इंटरवेंशन और योजनाबद्ध सहायता, इसमें छात्रों को उनकी शैक्षिक योग्यता के सुधार के लिए विभिन्न इंटरवेंशन और सहायता कार्यक्रमों का जो है उसकी प्रस्ताव देंगे। यानी कि बच्चे की अगर हमें शिक्षा बेहतर करनी है, बच्चे की योग्यता को बेहतर करना है, तो हमें बच्चे को इंटरवेंशन करना होगा, योजनाबद्ध तरीके से बच्चे को सहायता देनी होगी। बच्चा नहीं सीख पा रहा है, उसको हम सरल से सरल तरीके से एडेप्टेशन करके सिखाना प्रारंभ करेंगे। इसमें विशेषज्ञों द्वारा योजनाबद्ध शिक्षा योजनाओं का विकास और कार्यान्वयन शामिल किया जाता है। बच्चे के लिए आप सभी जानते हो कि बच्चे पर जब भी कार्य किया जाता है, एक प्रत्येक बच्चे पर, तो हम लोग क्या बनाते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, IEP बनाते हैं, यानी कि इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम बनाते हैं। वहाँ पर बच्चे को क्या सहायता देनी है, बच्चे के लॉन्ग टर्म गोल क्या हैं, शॉर्ट टर्म गोल क्या हैं, वो गोल्स, वो लक्ष्य जो बच्चे के लिए बहुत जल्दी उपयोगी है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है, तो उनको और पहले कराएंगे। कुछ ऐसे गोल्स जो हम 3 महीने के दौरान पूरे करेंगे, कुछ ऐसे गोल्स जो हम 1 साल के दौरान पूरे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं IEP में। इसके बाद में सामग्री और साधन प्राप्त करना। सामग्रियों में जो भी शैक्षिक सामग्रियां हैं, जो भी शैक्षिक साधन हैं, नई नई तकनीकियां हैं, उनकी सहायता बच्चे को देना, जिससे कि बच्चा बेहतर रूप से सीख सके और कार्य को कर सके। बच्चे को वित्तीय समर्थन देना, यानी कि वित्तीय रूप से जो भी वित्तीय सहायता है, संसाधनों की प्राप्ति के लिए सहायता, वो बच्चे को दी जाएगी, और सहयोग और परामर्श भी बच्चे को दिया जाएगा। छात्रों के साथ साथ अभिभावक और शिक्षक, ये सभी मिलकर के बच्चे को परामर्श देंगे, बच्चे के सभी पक्षों को बेहतर बनाएंगे और शिक्षा और दिशा का जो मार्गदर्शन है वो बेहतर करेंगे। तो ये आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में इसके महत्व के बारे में भी आपसे पूछा जा रहा था कि भैया महत्व क्या है, प्रारंभिक हस्तक्षेप का महत्व क्या है। तो हम कहेंगे सबसे पहले विशेष आवश्यकताओं की पहचान करना, कि आखिरकार बच्चे की आवश्यकता क्या है। छात्रों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उचित सहायता और समर्थन दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, उनकी योजनाबद्ध जो है वो तैयारी कराई जाएगी। योजनाबद्ध जब तैयारी कराई जाएगी तभी बच्चा बेहतर रूप से शिक्षा और सफलता को बढ़ाते हुए आगे बढ़ पाएगा। शिक्षा के साधनों को प्रदान कराना, जो भी उनकी तकनीकियां हैं इनको प्रदान कराना, और बच्चों को इसके लिए कहते हैं कि जो भी साधन है उसके लिए मदद करना। पारिवारिक समर्थन देना, जहाँ पर परिवार के सदस्यों को शैक्षिक विकास में सहायता करनी होगी और संबंधों को मजबूत करने के लिए बच्चे को परामर्श और परिवार का समर्थन देना होगा। बात करते हैं दोस्तों, जो भी मैंने आपको बताया था, और ये भी आपका वेरी यहाँ पर भी आप ना लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बारे में आपको मैं पूरा क्वेश्चन, ऑटिज़म क्या है, परिभाषाओं के साथ में हर चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, आप समझ जाओगे। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को परिभाषित कीजिए, इसकी विशिष्ट आवश्यकताओं की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं ऑटिज़म की, तो कहते हैं भैया ये ऑटोस शब्द से बना हुआ है, और जो है आपका ऑटोस शब्द है तो कहते हैं भैया ग्रीक भाषा का शब्द है, यही तो कहते हैं हम लोग। जहाँ पर हम लोग ये कहते हैं कि बच्चा, अगर हम बात करें ऑटिज़म को, तो कहते हैं भैया बच्चा स्वलीन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वलीनता। तो जब बच्चा स्वलीन है, यानी कि हम लोग क्या कहते हैं, स्वयं में लीन है। क्या है, बच्चा स्वयं में लीन है। और जब बच्चा स्वयं में लीन है
तो बच्चा ना ही आपसे सामाजिक संबंध बेहतर बनाएगा, ना ही आपसे बोलेगा, ना ही उसका जो आपकी बातों को सुनेगा, ना ही आपसे कम्युनिकेशन करेगा। इतनी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। आपसे व्यवहार नहीं बनाएगा। इसका मिला जुला रूप जो देखने को मिलता है वो आपको स्वलीनता में देखने को मिलता है। और जब भी बताया जाता है एक साधारण तौर पर तो कहते हैं ये भैया ये अवस्था 3 वर्ष की आयु, 3 वर्ष की आयु तक इसको पहचाना जाता है। अगर बात करते हैं अमेरिकन विकलांगता अधिनियम जिसने 1990 में परिभाषा दी थी, वहाँ पर भैया 3 वर्षों का ही जिक्र किया गया था कि भैया ये जो स्वलीनता है शुरुआती 3 वर्षों में, यानी कि 0 से 3 वर्षों में आपको देखने को मिल जाती है, जहाँ पर बच्चा बार बार क्रियाओं को दोहराता भी है, अनुक्रिया भी करता है, संवेदन अनुभूति भी देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं ऑटिज़म में। ऑटिज़म को हम लोग अब ऑटिज़म कहते हैं, स्वलीन कहते हैं। इसके पहले भैया इसको क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था कैनर व्याधि, या हम लोग व्याधि को भैया कैनर सिंड्रोम भी बोलते थे। कैनर सिंड्रोम भी बोलते थे। क्यों कैनर सिंड्रोम बोलते थे? तो लियो कैनर जी जो थे इन्होंने भैया अपना स्वलीनता के बारे में बताया था, इसीलिए। और इन्होंने लियो कैनर जी ने 1943 में जो भी हमारे मंदबुद्धि बच्चे थे, इन पर भैया क्या कहते हैं कार्य किया था। और इसमें जो भी भावात्मक रूप से विक्षिप्त बच्चे थे, तब इन्होंने जाकर के इस सिंड्रोम का नाम दिया था कैनर सिंड्रोम। ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं अमेरिकन विकलांगता अधिनियम, जो कि परिभाषा मैं हर बार आपको बताता हूँ। स्वलीनता की परिभाषा, स्वलीनता एक विकासात्मक दिव्यांगता है जो मुख्य रूप से बच्चे के शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण और सामाजिक अंतःक्रिया को प्रभावित करती है। यह घटना वर्ष के 3 वर्षों के अंतर्गत आपको देखने को मिलती है, जहाँ पर बच्चा बार बार क्रियाओं को दोहराता है, शैक्षिक निष्पादन बच्चे का प्रभावित होता है। ये सारी चीज़ें जो है वो देखने को आपको मिलती हैं। स्वलीनता के बारे में आपको मैंने चीज़ें बता दी, या ऑटिज़म के बारे में। यहाँ पर भी अगर हम बात करते हैं तो कहीं कहीं पर आपको 2 वर्ष भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर किसी की परिभाषा, जैसे कि मैंने आपको अमेरिकन दिव्यांगता अधिनियम की परिभाषा बताई, तो वहाँ पर 3 वर्षों के बारे में जिक्र किया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं जो हमारा DSM-5 है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल 5, निदान और सांख्यिकी मैनुअल जिसको हम लोग बोलते हैं, अमेरिकन साइट्रिक एसोसिएशन द्वारा बनाई गई। यह एक मार्गदर्शिका जिसका उपयोग स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता मानसिक विकारों के निदान के लिए किया जाता है। उसमें ADHD को क्या बताया गया? कहा गया कि लोगों में अक्सर संचार और बातचीत में कठिनाई देखने को मिलती है। आपका प्रतिबंधित रुचियाँ और दोहराव, जो बच्चे में दोहराव है, बार बार रिपीटेशन है, वो देखने को मिलता है। लक्षण जो स्कूल, काम और जीवन के अन्य क्षेत्रों में कार्य करने की क्षमता और उनकी क्षमता को प्रभावित करते हैं। ये आपको देखने को मिलता है DSM-5 के अनुसार। देखने को क्या मिलता है कि भैया कुछ विशेषताएं सामाजिक संवेदनशीलता में कमी देखने को मिलती है। बच्चा सामाजिक संवेदनशीलता नहीं कर पाता, समाज के साथ नहीं जुड़ पाता, आँखों से आंखें नहीं मिलाता और भावनाओं को समझता नहीं, लोगों की भावनाओं को नहीं समझता, सामाजिक नियमों का पालन नहीं करता, अनुशासन का पालन नहीं करता। ये आपको देखने को मिलता है ASD में, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में। संवेदनशीलता में कठिनाई देखने को मिलती है, अनियंत्रित हरकतें, आपके अत्यधिक ध्यान में कमी और संवेदनशीलता का अनुभव देखने को मिलता है। भाषा में कठिनाई, बच्चा भाषाई कौशल नहीं करता, बच्चा आपसे बोलेगा नहीं, बोलने में कठिनाई आपको देखने को मिलती है। और स्थिरता और अनुयायित व्यवहारों में कमी। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चों को एक ही वस्त्र, खाद्य व अन्य ज़रूरतें होती हैं, वे इससे इसके अलावा भी परिवर्तन का सामना करते हैं और कठिनाई महसूस करते हैं। नेक्स्ट आपका समर्थता और अध्ययन के क्षेत्र में रुचियाँ की कमी, यानी कि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते या पढ़ने में कमी, रुचियों में कमी होती है। बहुत ज़्यादा अपने काम को अगर करते रहते हैं तो एक अगर काम उन्होंने पकड़ लिया या एक राइम उन्होंने पकड़ ली तो बार बार उस चीज़ को दोहराते रहते हैं। बहुत ज़्यादा सामाजिक संबंध जो है इनको इसी वजह से सामाजिक संबंधों का कह सकते हैं कि सामना करना पड़ता है, प्रभावित होते ही होते हैं।
तो दोस्तों इस प्रकार से आपको 4 प्रश्न देखने को मिले, जो कि ये सभी प्रश्न आपके पेपर में पूछे गए थे 5 नंबर में, 5 नंबर में। तो कैसा लगा आपको वीडियो? थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार थे, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।